दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि है कि हमारी इस पृथ्वी या हमारे इस पूरे ब्रह्मांड फैल रहा है या सिकुड़ रहा है, इसके बारे में भी आज आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि तारों का जीवन चक्र, यानी कि हमारे इस संसार, इस यूनिवर्स में तारे किस तरह से बनते हैं और कैसे वो बिगड़ते हैं, यानी कि तारे अपना जीवन किस तरह से पूरा करते हैं। जैसा कि हम लोग अभी तक अध्ययन कर चुके हैं कि हमारे इस ब्रह्मांड में कई आकाश गंगाएं हैं, यानी कि अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं, और एक आकाश गंगा में जो है वो कई अरबों जो है वो तारे भी होते हैं। और ये अलग अलग आकाश गंगाएं भी होती हैं, बहुत बड़ी भी हैं और छोटी भी हैं, और इनमें जो है वो कई तो व्यवस्थित होती हैं, कई अव्यवस्थित होती हैं। तो इन्हीं आकाश गंगाओं में इन तारों का निर्माण हो गया है और हो रहा है और अंत भी हो रहा है। यानी कि जिस तरह हमारे इस संसार पर मानव जाति या कोई भी जानवर या पशु, उसमें जो है वो बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बुढ़े भी हैं, और कुछ लोग जो है बहुत बूढ़े होकर वो मर जाते हैं और नए और बच्चे पैदा भी होते हैं। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता आ रहा है। तो यही सिलसिला तारों के जीवन चक्र में भी चलता आ रहा है। और तारों का जन्म कहाँ होता है और किस प्रकार होता है और कैसे होता है और कैसे वो बढ़ते हैं, कैसे उनका अंत होता है और किस तरह उनका परिवार बनता है, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी कुछ आकाश गंगाएं होती हैं, यानी कि ये आकाश गंगाएं होती हैं। तो यहाँ पर हमने ये बना ली है, लेकिन ये एक्चुअल में सही है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आकाश गंगाओं का जो प्रारूप है वो इस तरह से गोल गोल होता है। तो हमने समझने के लिए बना लिया है, तो आप इसे समझ लीजिए, यानी कि आप अपने माइंड में इस तरीके का मैप बनाइए। अब हम आपको बताते हैं कि ये प्रक्रिया किस तरह चल रही है। यानी कि इसके बीच में जो होता है इसे केंद्रीय वल्स कहते हैं, यानी कि इसे जो है वो हम ब्लैक होल के नाम से भी जानते हैं। तो ये ब्लैक होल होता है और इसके बाद इसमें जो है वो तारे होते हैं, और ये जो हमारी आकाश गंगाएं हैं वो सब एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में सारी आकाश गंगाएं घूम रही हैं। तो जब ये आकाश गंगाएं घूमती हैं तो केंद्रीय भाग तो बहुत तेज घूमता है, लेकिन इसके बाद का भाग जो है वो कुछ धीरे धीरे घूमता है। तो ये धीरे धीरे जब भाग बाहर का भी घूमता है तो इसमें तारे हैं और कई तरीके के ग्रह और उपग्रह हैं, और उसके बाद में जो है वो कुछ धूल के कण हैं, यानी कि ये इसके चारों ओर जो है वो धूल के बादल जो हैं वो भी हैं। तो धूल के बादल इसमें हर जगह लगभग मौजूद हैं। जैसे कि आप अगर हमारे सोलर सिस्टम का अध्ययन करें तो इस सोलर सिस्टम के सूर्य के ग्रह जहाँ पर ख़त्म होते हैं उसके बाद में जो है कुछ क्लाउड हमें मिलते हैं, वो बादल दिखाई भी देते हैं। तो वही बादल हर जगह मौजूद हैं। तो इस जब पृथ्वी ये घूमती है तो इसके बाहर ये बादलों में जो है वो घर्षण होता है, और उस घर्षण की वजह से यहाँ पर जो है एक तरीके का चक्रवात जैसा उत्पन्न हो जाता है। इन बादलों में चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जब ये चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है, और ये क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि यदि ये घूमकर आगे बढ़ जाती है तो वो इसी तरह से है जैसे कि कोई गाड़ी अगर चल रही हो और वो आगे बढ़ जाती है तो उसके पीछे जो है वो हवा का एक गुब्बार चल देता है। तो इस तरह से इसके पीछे जब हवा का एक गुब्बार, यानी कि इन बादलों का एक गुब्बार चलता है, और ये बादल हैं तो वो बादल इसके जब इन छोरों के सहारे सहारे जब चलते हैं तो उनमें एक चक्रवात या भंवर जैसा उत्पन्न होता है। और ये भंवर जब और अधिक होता रहता है, यानी कि गैसें और इकट्ठी होती रहती हैं, तो जहाँ पर भी कोई मटेरियल जैसे जैसे इकट्ठा होगा तो उसके
अंदर एक ग्रेविटी उत्पन्न हो जाती है। तो उसमें जैसे ही इन गैसों में ग्रेविटी उत्पन्न होती है, यानी कि इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति उत्पन्न होती है, तो इसमें हीलियम के जो है वो बादल में कण पाए जाते हैं, और वही हीलियम के कण जो है वो आपस में चिपकना शुरू हो जाते हैं, यानी कि नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है। और ये नाभिकीय संलयन इन बादलों के अंदर शुरू होता है, और जब ये नाभिकीय संलयन थोड़ा और अधिक होता है तो इनके अंदर चमक उत्पन्न होती है, लेकिन ये अभी चमक बाहर दिखाई नहीं देती है, क्योंकि इसके चारों ओर जो है वो बादल और अधिक जमा होते रहते हैं। तो धीरे धीरे ये बादल, जैसे ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो जाती है तो बादल और आकर्षित होकर इसके चारों ओर लगने लगते हैं, और इसके अंदर जो है वो धीरे धीरे जो है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इसी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया और इसके चारों ओर जो है वो पाए जाने वाले बादलों को जो हम भ्रूण तारा के नाम से जानते हैं। भ्रूण तारा यानी कि ये भ्रूण अवस्था है, तारे की एक भ्रूण अवस्था यानी कि ये गर्भावस्था में तारा है, और इसके चारों ओर धूल के बहुत ही कण हैं। अब धीरे धीरे ये तारा और बड़ा होता है, जैसे ही और बड़ा होता है नाभिकीय संलयन तेज होता है तो प्रकाश और ऊर्जा इसमें बहुत अधिक बनती है। जब ये अधिक हो जाती है तो ये बाहर की तरफ दिखाई देने लगता है और दूर से ये चमकने लगता है, और जब ये चमकता है तो इसे तारा नाम से जानते हैं, यानी कि ये अब ये सूर्य बन जाता है और ये रोशनी देने लगता है और ये तारा बन जाता है। और ये तारा बनकर जो है वो चमकता रहता है बहुत सालों तक, यानी कि अरबों साल तक ये तारा बन के जब चमकता रहता है तो इसके अंदर जो मटेरियल हीलियम इकट्ठा हुआ था, और वो सारा हीलियम धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो अब ये यहाँ पर ये भ्रूण तारा बना है, तो जैसे ही ये तारा भ्रूण बनेगा और इसमें गुरुत्वाकर्षण होगा तो ये जो है इसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही ये अंदर बढ़ेगा फिर यहाँ पर और ज्यादा गुरुत्वाकर्षण लगेगा और ये जो है वो तारे में चमक उत्पन्न होगी, तो ये यहाँ पर जो है वो तारा बनकर तैयार हो जाएगा। और ये तारे का अंदर का जो गैस है हीलियम है, वो हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलती रहती है, और जैसे ही हीलियम में हाइड्रोजन बदलेगी तो इस तारे में जो है बहुत अधिक रोशनी होगी और बहुत अधिक जो है वो ऊर्जा इससे निकलेगी। तो ये तारा जो है वो चमकता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें जैसे जैसे गैसें इकट्ठी हो जाती हैं वैसे ही ये तारा बड़ा और छोटा होता चला जाता है, और बड़े और छोटे के बीच में भी एक सीमा रेखा निर्धारित की गई है। तो उस सीमा रेखा को भी हम जानेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर जान लेते हैं कि ये तारा जब आगे बढ़ता है तो क्या करता है। यानी कि ये तारा जो है वो अरबों सालों तक ये आगे धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और ये आगे जब बढ़ता है क्योंकि ये हमारी आकाश गंगा घूम रही है, तो आकाश गंगा में ये तारा इस तरह से होता हुआ ही केंद्र की तरफ बढ़ता है, और ये जब इधर आ जाता है तो इस तारे को हम यंग तारा, यंग स्टार के नाम से जानते हैं, यानी कि जवान तारा हो जाता है। थोड़ा अंदर आने पर यहाँ पर यंग स्टार बन जाता है, और ये यंग स्टार जो है खूब रोशनी देता है, और धीरे धीरे यंग यानी जवान कितने दिन तक रहेगा, वर्ष बीतते जाते हैं, और वर्ष जो है लाखों, जब वर्षों में अरबों वर्षों में इसके बाहर का जो भी हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में बदल जाता है, और जब हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है तो इसकी चमक जो है वो कुछ कम पड़ जाती है, चमक फीकी पड़ जाती है, तब इसे हम लाल दानव के नाम से जानते हैं, यानी कि रेड ड्वार्फ नाम से जानते हैं, और ये लाल दानव बन जाता है रेड जायंट के नाम से इसे जाना जाता है, यानी कि ये लाल दानव। और ये लाल दानव जब बनता है तो इसके अंदर जो है बहुत अधिक जो है वो गुरुत्वाकर्षण होता है। उस अधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वो अंदर का भाग जो हीलियम है वो कार्बन में बदलती है, कार्बन फिर लोहे में बदलता है, लोहा और अधिक संकुचित होता है। तो इस संकुचन की
प्रक्रिया के फलस्वरूप जो बाहरी इसका आवरण हीलियम का बना हुआ होता है और जो अब ठोस लगभग ठोस ही हो चुका होता है और ये ठोस बाहर हीलियम का आवरण जो है वो टूटकर इसके अंदर गिर जाता है और ये अंदर जब गिरता है तो ये सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है। तो दोस्तों ये सुपरनोवा विस्फोट जब होगा, ये जब इस आर्म में थोड़ा अंदर के लिए और अधिक आ जाएगा, यानी कि ये अपनी लगभग आधी जिंदगी या के पूरी जिंदगी बिता ही चुका होता है, तब इसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है। और सुपरनोवा विस्फोट जब होता है तो इसके बाहर का मटेरियल जो है वो बहुत कुछ बाहर निकल जाता है और कुछ मटेरियल बचता है तो वो सफ़ेद सफ़ेद चमकने लगता है, यानी कि जो अंदर का मटेरियल लोहे का बना हुआ बनता है, लोहा और निकिल से, तो वो सफ़ेद चमकता है। तो इसलिए इसे श्वेत दानव कहते हैं। और ये श्वेत दानव, अब इसमें ऊर्जा तो बन नहीं रही है, तो ये श्वेत दानव धीरे धीरे जो है वो खत्म होकर जीवाश्म स्टार बन जाता है और जीवाश्म स्टार चलकर धीरे धीरे अंदर आता है और अंदर आकर ये जो है इस ब्लैक होल में समा जाता है। तो ये कहानी तो एक हुई, यानी कि ये तारा इस तरह से बनकर और ये इधर समा जाता है, यानी कि ये अगर 1.4 से कम का तारा हुआ तो इस पोजीशन में होती है, यानी कि ये 1.4 ms, यानी कि सूर्य का जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान का 1.44 के बराबर अगर होगा तो इस तारे का इस तरह से हाल होगा, यानी कि यहाँ पर बना और इसका हश्र ये हो जाएगा, क्योंकि ये पहले तो भ्रूण तारा होगा, फिर इसकी जब हीलियम खत्म हो जाती है यंग स्टार होगा, यंग स्टार के बाद जब इसकी हीलियम खत्म हो जाएगी तो इसके अंदर जो है वो कार्बन और लोहा बनेगा, लोहा और निकिल जैसे जो है ठोस पदार्थ बनेंगे, तो इसमें सुपरनोवा विस्फोट हो जाएगा। विस्फोट के बाद ये श्वेत दानव बनेगा, सफ़ेद चमकने लगेगा और श्वेत दानव के बाद में ये जीवाश्म बनकर के और यहाँ पर जाके धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगा, यानी कि ब्लैक होल से जाकर मिल जाएगा और ये कहानी खत्म हो गई। लेकिन यदि ये इससे बड़ा होगा तो क्या होगा उसे भी हम देख लेते हैं, यानी कि यदि ये 1.4 ms, यानी और ये ms जो है, जो ये हमारे सूर्य की जो द्रव्यमान है, सूर्य के मास से, मास ऑफ सन के नाम से जानते हैं, तो मास ऑफ सन का 1.4 से अधिक हुआ तो इसका क्या होगा, तो इसका ये होगा कि इसके अंदर जो है वही कार्बन और लोहा बनेगा और जब लोहा बनेगा तो इसमें सुपरनोवा विस्फोट हो जाएगा और सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद इसके अंदर इतना तेज विस्फोट होगा कि इधर जो है वो कुछ पृथ्वी के बराबर, लगभग पृथ्वी के बराबर का जो है वो सूर्य निकलेगा, जो कि श्वेत दानव बनेगा और श्वेत दानव के बाद में वो जीवाश्म तारा होकर खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पृथ्वी से बहुत छोटा जो है वो श्वेत वामन बनेगा, यानी कि ये व्हाइट ड्वार्फ जो है वो व्हाइट ड्वार्फ बहुत छोटा बनेगा, श्वेत वामन बहुत छोटा बनेगा और श्वेत वामन ये फिर काला वामन बन जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत कम मात्रा में अंदर की गुठली निकलेगी, तो इसलिए ये जो है वो काला वामन बहुत बन जाएगा और काला वामन बनने के बाद इसमें ये जो भी चमक होगी, जो भी इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है, यदि ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे तो अंदर न्यूट्रॉन तारा केवल बचेगा और ये न्यूट्रॉन तारा जब बचेगा तो ये न्यूट्रॉन तारा आकर इधर इसमें मिल जाएगा। तो न्यूट्रॉन तारा तो इधर मिल गया, लेकिन जब सुपरनोवा बहुत तेज विस्फोट हुआ और ये तारा भी बहुत बड़ा था, सूर्य से बहुत बड़ा था, 10 गुना बड़ा, तो इससे जो है जो बचा हुआ मटेरियल जो निकलेगा उसका क्या होगा, ऐसे यहाँ पर भी जो मटेरियल निकलेगा उसका क्या होगा, तो वो मटेरियल जो है वो आकाश में फैल जाएगा, फिर वही धुंध कण और जो है वो धूल के बादल जो है वो बन जाएंगे और वो आकाश में फैल जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर भी आकाश में धूल के बादल फैलेंगे, यहाँ तो छोटा था, यहाँ पर बहुत अधिक बादल फैल जाएंगे और ये स्थिति लगभग इसकी जो है वो
अंदर के लिए थोड़ा होगी, यानी केंद्र से बहुत दूर होगी। और केंद्र से ये दूर जब बादल ये फैल जाएंगे और कई विस्फोट हो जाएंगे तो यहाँ पर ये बादल फिर से संगठित होना शुरू कर देंगे। यानी कि ये बादल पुनः जब संगठित होंगे तो ये पुनः संगठित होकर इन बादलों का क्या होगा कि इनके अंदर फिर वही प्रक्रिया होगी कि अंदर जो है वो भ्रूण तारा बनेगा, और भ्रूण तारा बन के और इसके बाहर जो बहुत मटेरियल फैला है या कोई दूसरा भी सुपरनोवा विस्फोट हो गया है उससे भी जो मटेरियल फैला है वो सारे का सारा केंद्र पर तो एकत्रित नहीं हो पाएगा, लेकिन उससे बाहर जो है वो जरूर हो जाएगा। यानी कि इसमें कार्बन भी होगा, लोहा भी होगा और निकल भी होगी और बहुत से पदार्थ होंगे जो बाहर घूम रहे होंगे। तो जैसे ही यहाँ पर ये तारे का विकास होगा और इस तारे में घनत्व उत्पन्न हो जाएगा और ये चुंबकत्व भी उत्पन्न होगा, तो इसके चारों ओर का मटेरियल जो है वो घूमने, इसी के साथ में घूमने लगेगा एक रिंग के आकार में। कई तरीके के ये रिंग बन जाएंगे। जितनी दूर जो मटेरियल होगा वह इस तारे से, यानी कि इस तारे से आसपास का ये रिंग बन जाएंगे और ये रिंग घूमने लगेंगे। और इन रिंगों में भी धीरे धीरे संकुचन होगा और धीरे धीरे इनमें जो है वो क्या होगा कि धीरे धीरे इनमें ग्रहों का निर्माण शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा संकुचन बनेगा और ये जब घूमेगा तो जो भी बादल होंगे वो इसके चारों ओर चिपकते चले जाएंगे। परत 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 दर परत जैसे ही चिपकते चले जाएंगे तो इसके जो है वो ग्रहों का निर्माण हो जाएगा। यानी कि अब ये तारा जो है वो सुपरनोवा विस्फोट के बाद ये सूर्य से बहुत बड़ा जो तारा था इसमें यहाँ पर सुपरनोवा विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के बाद ये पुनः से फिर तारा बनने शुरू हो गया। अब ये तारा बनेगा तो इसका परिवार भी हो जाएगा। यानी कि इसमें जो है वो परिवार होगा, इसके चारों ओर ग्रह भी होंगे। तो इन्हीं ग्रहों से सुसज्जित हमारा ये सूर्य का परिवार भी है जिसमें कि 8 ग्रह हैं और उसके बाद में भी कुछ अभी भी बादल मौजूद हैं जो कि हम उसमें जब अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि वो क्लाउड मौजूद हैं और उन क्लाउडों को भी क्या कहते हैं। यदि आपको पता है, हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि उस क्लाउड को क्या कहते हैं। तो ये हमारे सौरमंडल में भी है। तो इस तरह का अब ये एक खूबसूरत सा सौरमंडल बनकर तैयार हो जाएगा और इसके चारों ओर कई ग्रह जो हैं वो चक्कर लगाते रहेंगे। लेकिन इसमें भी फिर वही होगा, यानी कि इसके बाद में फिर वही होगा। सूर्य जो है फिर क्या होगा कि ये सूर्य के में जो ईंधन होगा, यानी कि जो हीलियम होगी, वो जो भी हाइड्रोजन होगी वो फिर से हीलियम में बदल जाएगी। और जब ये फिर से हीलियम में बदलेगी तो फिर ये अंदर जो है कार्बन और लोहा ये निकल बनेगी और फिर ये इसमें जो है वो सुपरनोवा विस्फोट होगा। और जब इसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा तो ये तारा इतनी ऊर्जा फेंकेगा कि इसके पास के जो ग्रह होंगे, जैसे कि ये सूर्य में जब भी कभी सुपरनोवा विस्फोट होगा और ये एक दिन जरूर होगा, तो ये विस्फोट से इसके आंतरिक ग्रह जो हैं वो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो आंतरिक ग्रह हैं ये चारों ग्रह इसमें ही समा जाएंगे। यानी कि ये सूर्य के साथ ही हो लेंगे और सूर्य में ये सब समा जाएंगे। और उसके बाद में फिर सूर्य जो है वो क्या बनेगा, श्वेत वामन बनेगा। और श्वेत वामन बनने के बाद ये जो है वो काला वामन बनेगा। यानी कि जब इसकी ऊर्जा सब समाप्त हो जाएगी तो काला वामन बनेगा। और काला वामन बनने के बाद ये तारा फिर जो है वो ब्लैक होल में जाकर समा हो जाएगा। तो इस तरह से लगता है कि हमारी ये प्रकृति है वो दोनों काम एक ही साथ कर रही है, क्योंकि इसमें जो हमारी आकाश गंगा है ये घूम रही है, इसके चारों ओर जो बिखरा हुआ मटेरियल पड़ा है वो धीरे धीरे जो है वो तारों में बदलता है और तारे धीरे धीरे इकट्ठा होकर इस ब्लैक होल में जाकर समा जाते हैं। ब्लैक होल इतना काला होता है, इतना संगठित होता है कि यहाँ पर कोई भी चीज जाए तो ये उसे ले लेता है, ये देता नहीं है। यानी कि अगर कोई यहाँ पर प्रकाश भी जाए तो ये प्रकाश को भी ले लेगा और उसे वापस नहीं करेगा। तो इसका पता ही नहीं चलता है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। इसका पता जो है वो रेडियो वेव्स से लगाया जाता है, क्योंकि रेडियो वेव्स जब यहाँ पर जाती हैं तो इसे टकरा कर वापस हो जाती हैं। तो इसलिए इसका पता चला। यदि रेडियो वेव्स ना ये को भी ये ले लेता तो इसका पता ही नहीं चलता।
तो दोस्तों इस तरह से हमारे इस तारों का जो है वो जीवन चक्र चलता है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है कि तारे जो क्या है आकाशगंगा में घोर से ब्रह्मांड में गैसों का मेघ प्रभावित होकर गुरुत्वाकर्षण के कारण नाभिकीय संलयन होने लगता है तो वो एक तारा बन जाता है और उसमें जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदलती है और केंद्रीय भाग संकुचित होता रहता है। ये इतना संकुचित हो जाता है कि इसका जो है वो एक चम्मच भर द्रव्यमान जो है वो कई हजारों टन के बराबर हो जाता है। यानी कि यदि एक चम्मच द्रव्यमान इसका हो, इस तारे के अंत का यानी कि काले वामन का यदि एक चम्मच भर हो तो वो जो है उठाने के लिए कई क्रेनें लगाना पड़ेंगी। और ये जो सीमा है 1.4 ms की सीमा, इस सीमा को चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। और 1 ms जो है वो सूर्य का द्रव्यमान है, यानी कि जो इसका मास ऑफ सन के नाम से इसे जाना जाता है ms। और ब्लैक होल की खोज का श्रेय जो है वो जॉन व्हीकल को जाता है। जॉन व्हीकल ने ब्लैक होल की खोज की, इसके पहले जो है ब्लैक होल नहीं पता था। और भारतीय जो एक वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, उन्होंने जो है वो इस चंद्रशेखर सीमा की खोज की थी, इस चंद्रशेखर सीमा को बताया था। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं कल फिर एक किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। शब्द